क्या आप तैयार हैं आज की बड़ी खबरों के लिए? स्वागत है स्टडी विद शुभम पर। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद शुभम। 27 जून 2026 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2026 में प्रदर्शित की गई रक्षिता प्रणाली को किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा डीआरडीओ द्वारा इसे विकसित किया गया है। ये देख सकते हैं रक्षिता प्रणाली। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 11वां अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2026 हुआ। इसमें डीआरडीओ द्वारा विकसित रक्षिता प्रणाली को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। रक्षिता प्रणाली को, यह एक मोटरसाइकिल आधारित आधुनिक इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस और कैजुअलिटी एवेक्यूएशन सिस्टम है। मोटरसाइकिल आधारित यह मेडिकल रिस्पांस और कैजुअल एवेक्यूएशन सिस्टम है। इसका उद्देश्य सुरक्षा बलों, पुलिस और आपदा राहत टीमों को कठिन एवं संकरीय जगहों पर घायलों तक तेजी से पहुंचकर प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना है। रक्षिता प्रणाली का उद्देश्य। यह प्रणाली विशेष रूप से आतंकवाद रोधी अभियान, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र, सीमा क्षेत्र, जंगल, पहाड़ी इलाका और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है जहां एम्बुलेंस का पहुंचना कठिन हो, वहां भी घायल को तुरंत चिकित्सा सहायता मिल सके। यह गोल्डन आवर के दौरान त्वरित चिकित्सा सहायता देकर बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्षिता प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो क्या है? यह पुलिस, आंतरिक सुरक्षा, रक्षा, निगरानी, साइबर सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित नवीनतम तकनीकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है। नवीनतम तकनीकों की। इसमें भारत सहित अनेक देशों की सरकारी एजेंसियां एवं रक्षा कंपनियां भाग लेती है। इसका उद्देश्य आधुनिक सुरक्षा तकनीकों का प्रदर्शन और सहयोग को बढ़ावा देना है। आधुनिक सुरक्षा तकनीकों का प्रदर्शन। डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत मंडपम की बात करें तो यह नई दिल्ली में स्थित है। इसका उद्घाटन 2023 ईस्वी में किया गया था। भारत मंडपम यह भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रदर्शनी केंद्र है। भारत मंडपम यह G20 शिखर सम्मेलन 2023 सहित अनेक वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है। यहाँ पे भारत मंडपम में यह प्रदर्शनी केंद्र है। गोल्डन आवर क्या होता है? दुर्घटना या गंभीर चोट लगने के बाद प्रारंभिक लगभग 1 घंटा जो होता है, उस समय पर चिकित्सा सहायता मिलने से जीवन बचने की संभावना सबसे अधिक रहती है। उस पीरियड को गोल्डन आवर कहा जाता है। उसी पीरियड को गोल्डन आवर कहा जाता है, शुरुआत का 1 घंटा। डीआरडीओ सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि सैनिकों की सुरक्षा, चिकित्सा उपकरण, एनबीसी सुरक्षा, रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियां भी विकसित करता है। हमारा अगला टॉपिक है, 67वें संस्करण की टॉप 500 सूची के अनुसार दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है? दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है? तो इसका सही उत्तर होगा लिनसिन चीन। चीन का नया लिनसिन कंप्यूटर टॉप 500 की वैश्विक रैंकिंग में 2.198 एक्साफ्लॉप्स 2.198 एक्साफ्लॉप्स की रिकॉर्ड कंप्यूटिंग गति के साथ दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। चीन का लिनसिन कंप्यूटर। टॉप 500 विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की प्रतिष्ठित वैश्विक रैंकिंग है, जिसे वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। इसे वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। तो 2.198 एक्साफ्लॉप्स का अर्थ होता है कि 1 सेकेंड में लगभग 2.198 क्विंटिलियन अर्थात 2.198 गुने 10 के पावर 18 गणनाएं करने में सक्षम है। एक्साफ्लॉप्स 2.198 एक्साफ्लॉप्स, क्विंटिलियन इसे कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? अधिक तेज गति से जटिल गणनाएं करने वाला कंप्यूटर होता है। जहां सामान्य कंप्यूटर पर्याप्त नहीं होती, वहां इनका उपयोग किया जाता है। जैसे मौसम पूर्वानुमान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष अनुसंधान में, परमाणु रक्षा अनुसंधान में, जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में, दवा वैक्सीन अनुसंधान में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। फ्लॉप्स की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। यह कंप्यूटर की गणना क्षमता को मापने की इकाई है। एक एक्साफ्लॉप जो होता है वो 10 के पावर 18 फ्लॉप्स के बराबर होता है। एक एक्साफ्लॉप्स
या 1 सेकेंड में 10 लाख ट्रिलियन अर्थात 1 क्विंटिलियन गणनाएं है। 1 क्विंटिलियन। भारत के सुपर कंप्यूटर की बात करें इस लिस्ट में 67वां संस्करण में, तो 32वां रैंक लाया पावर एज सुपर कंप्यूटर XE9680, जो कि शक्ति क्लाउड योटा डाटा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड मुंबई में स्थित है। योटा डाटा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड मुंबई में स्थित है। और 211वां है एरावत सुपर कंप्यूटर, जिसे सीडेक पुणे में स्थित है, जो सीडेक पुणे में है। एरावत की बात करें तो इसका विकास सीडेक पुणे ने किया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने इसका उपयोग मुफ्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। एरावत का परम 8000 की बात करें तो यह भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था। परम 8000 इसे 1991 ईस्वी में विकास किया गया और विकसित करने वाली संस्था यही सीडेक थी। इसके विकास का नेतृत्व विजय पी भाटकर ने किया था। परम 8000 सुपर कंप्यूटर। सीडेक की बात करें तो इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में होती है। सीडेक इसका मुख्यालय पुणे में है और यह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आता है सीडेक। भारत का नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM 2015 ईस्वी में शुरू किया गया था। 2015 में शुरू किया गया। यह इसका उद्देश्य है कि देश भर में उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग अवसंरचना को विकसित करना। इस मिशन का कार्यान्वयन सीडेक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा किया जाता है। सीडेक एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। हमारा अगला प्रश्न है कि पुरुष एवं महिला दोनों क्रिकेट इतिहास में 200 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई? तो इसका सही उत्तर है हरमनप्रीत कौर 200 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। यह क्रिकेट इतिहास में 200 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई। T20 के इतिहास की बात करें तो पहला पुरुष T20 मैच जो था वो 2005 ईस्वी में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच। वहीं महिलाओं का पहला T20 अंतरराष्ट्रीय मैच 2004 ईस्वी में खेला गया था इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। इसकी संचालक संस्था ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC 1909 में स्थापित हुआ ICC। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके अध्यक्ष भी जय शाह हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? अर्मेनिया के प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर है निकोल पासिनियान। अर्मेनिया के वर्तमान प्रधानमंत्री निकोल पासियान को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इनकी राजनीतिक पार्टी का नाम है सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी। यह आम चुनाव में 49% से अधिक वोट लाकर स्पष्ट बहुमत इन्होंने हासिल किया। ये पहली बार 2018 ईस्वी में प्रधानमंत्री बने थे। आप लोगों से प्रश्न है, बताइएगा इथियोपिया के प्रधानमंत्री अभी कौन है? इथियोपिया। इनका सत्ता में आना, निकोल पासियान का सत्ता में आना वेलवेट रेवोल्यूशन के बाद संभव हुआ, जिसे अर्मेनिया की राजनीति में बड़ा परिवर्तन लाया। वेलवेट रेवोल्यूशन अर्मेनिया में। यह वेलवेट रेवोल्यूशन क्या थी? वेलवेट रेवोल्यूशन 2018 में अर्मेनिया में हुआ एक शांतिपूर्ण जन आंदोलन, पीसफुल प्रोटेस्ट मूवमेंट था। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार, सत्ता के केंद्रीकरण और पुराने राजनीतिक तंत्र के विरुद्ध लोकतांत्रिक परिवर्तन लाना था। और इस आंदोलन के बाद तत्कालीन सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था और निकोल पासिनियान प्रधानमंत्री बने थे अर्मेनिया के। इसे वेलवेट रेवोल्यूशन इसलिए कहा गया क्योंकि यह आंदोलन बिना बड़े पैमाने पर हिंसा के सफल हुआ था। हिंसा इसमें नहीं के बराबर हुई थी। सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना 2013 ईस्वी में हुई। सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी, इसके संस्थापक निकोल पासिनियान है, जो अभी अर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं। एशिया और यूरोप के मध्य स्थित दक्षिणी काकस क्षेत्र में है। अर्मेनिया दक्षिणी काकस क्षेत्र में है और इसकी स्थापना 21 सितंबर 1991 ईस्वी को सोवियत संघ से टूटकर हुई। 21 सितंबर 1991। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कनाडा में इंटरनेशनल पेमेंट लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कंपनी कौन सी बन गई है? इंटरनेशनल पेमेंट लाइसेंस प्राप्त करने वाली। तो इसका सही उत्तर है स्काइडो पहली भारतीय क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कंपनी बनी है।
भारतीय फिनटेक कंपनी स्काइडो ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। स्काइडो कनाडा में लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय पेमेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कंपनी बन गई है। लाइसेंस के माध्यम से अब भारत और कनाडा के बीच डायरेक्ट इंटरनेशनल पेमेंट्स की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक लेनदेन, बिजनेस ट्रांजैक्शन अधिक सरल और पारदर्शी बनेंगे। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट क्या होता है? इसका अर्थ होता है दो अलग अलग देशों के बीच होने वाला डिजिटल या बैंकिंग भुगतान, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। यदि कनाडा की कोई कंपनी और भारत की किसी कंपनी, स्टार्टअप या फ्रीलांसर को भुगतान करती है तो उसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कहा जाता है। पहले ऐसे भुगतान में कई बैंक और इंटरमीडिएट मध्यस्थ शामिल होने के कारण अधिक समय और शुल्क लगता था। स्काइडो जैसी कंपनियां आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन भुगतानों को तेज, कम लागत और अधिक पारदर्शी बनाएगी। स्काइडो भारत और कनाडा के बीच डायरेक्ट इंटरनेशनल पेमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय स्टार्टअप, एमएसएमई, एक्सपोर्टर्स और फ्रीलांसरों को विदेश से भुगतान प्राप्त करने में आसानी होगी और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की लागत, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी। स्काइडो की बात करें तो स्काइडो की स्थापना 2022 ईस्वी में होती है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्काइडो 2022 में इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक है। यह एक फिनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका अर्थ होता है फिनटेक का अर्थ होता है वित्तीय सेवाओं में आधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग करने वाली कंपनी। वित्तीय सेवाओं में आधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग करना। कनाडा की बात करें तो कनाडा की राजधानी ओटावा है और मुद्रा डॉलर है। कनाडा, ओटावा, डॉलर। भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल पेमेंट मार्केट्स में से एक है। यूपीआई की सफलता के बाद भारतीय फिनटेक कंपनियां अब वैश्विक विस्तार कर रही है। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। हमारा अगला प्रश्न है कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के, तो इसका सही उत्तर होगा महेश दीक्षित को। महेश दीक्षित को आईबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। ये 1993 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे। महेश दीक्षित 1993 बैच आंध्र प्रदेश कैडर। इन्होंने तपन कुमार डेका का स्थान लिया है। इससे पहले तपन कुमार डेका थे। इनका कार्यकाल पूर्ण होने के बाद इनकी नियुक्ति की गई है। महेश दीक्षित का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। महेश दीक्षित अगले 2 वर्ष तक आईबी के निदेशक रहेंगे। आईबी जो है देश की सबसे पुरानी और प्रमुख आंतरिक खुफिया एजेंसी है, इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, और इसका मुख्य कार्य देश की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, जासूसी गतिविधि, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर निगरानी करना है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है आईबी की। इसका प्रमुख काम होता है देश के भीतर उत्पन्न होने वाले सुरक्षा खतरों की जानकारी को एकत्र करना और सरकार को समय पर खुफिया सूचना उपलब्ध कराना। आईबी की बात करें तो इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में होती है। आईबी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। आईबी और रॉ में हम लोग अंतर जाने तो रॉ क्या है? रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस बैंक, विदेशी खुफिया एजेंसी, बाह्य खुफिया एजेंसी है। आईबी गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है तो रॉ कैबिनेट सचिवालय के अधीन काम करता है। आईबी की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई। 1887 में हुई। रॉ 1968 ईस्वी में हुई। रॉ 1968 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। आईबी देश के भीतर सुरक्षा या विदेशों से खुफिया जानकारी प्राप्त करता है। रॉ विदेशों से। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट निम्न में से किसका प्रमाण नहीं है? पहचान का प्रमाण, यात्रा दस्तावेज, नागरिकता का प्रमाण, विदेशी यात्रा की अनुमति का प्रमाण। यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है भारतीय पासपोर्ट। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण, प्रूफ ऑफ सिटीजन्स नहीं है। प्रूफ ऑफ सिटीजन्स नहीं है। मंत्रालय के अनुसार पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अधिकृत करना है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अधिकृत करना है। पासपोर्ट एक ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट होगा, आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है, ना कि कोई नागरिक प्रदान करने वाला, नागरिकता प्रदान करने वाला दस्तावेज है। कई लोगों में ऐसी धारणा होती है कि पासपोर्ट होने का अर्थ होता है कि वह स्वतः भारतीय नागरिक होता है, लेकिन कानूनी रूप से नागरिकता और पासपोर्ट दोनों अलग अलग विषय हैं। नागरिकता का निर्धारण सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। सिटीजनशिप 1955 के प्रावधान के अनुसार। आप पासपोर्ट एक्ट 1967 के अंतर्गत जारी किया था। पासपोर्ट एक्ट 1967 के अंतर्गत। नागरिकता की बात करें तो नागरिकता किसी व्यक्ति और राष्ट्र के बीच कानूनी संबंध को दर्शाता है, लीगल रिलेशनशिप को दर्शाता है। नागरिकता प्राप्त होने पर व्यक्ति को संविधान एवं कानूनों द्वारा प्रदत्त अधिकार प्राप्त होते हैं।
जो भी संविधान और कानून अधिकार देता है वह प्राप्त होता है नागरिकता प्राप्त होने पर। भारत में नागरिकता प्रदान करने और उससे संबंधित नियमों का निर्धारण करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 है। नागरिकता अधिनियम 1955 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति है। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति है और इसी संवैधानिक आधार पर संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार हैं। पहला है जन्म से जो भारत है, भारत में जन्म लेने के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना। वंशानुक्रम से यदि माता पिता भारतीय नागरिक है तो उनकी संतान को नागरिकता मिल सकती है। निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्तियों को पंजीकरण के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जा सकती है। देशीयकरण से विदेशी नागरिक निर्धारित अवधि तक भारत में निवेश करने के बाद नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसे देशीयकरण कहते हैं, नेचुरलाइजेशन। और क्षेत्र के विलय द्वारा, जब कोई क्षेत्र भारत में विलय होता है तो वहां के निवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ये 5 तरीका है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और टेरिटरी मर्जर। पासपोर्ट एक्ट 1967 की बात करें तो यह भारतीय पासपोर्ट जारी करने और उससे संबंधित नियमों का प्रावधान करता है। पासपोर्ट जारी करने, निलंबित करने तथा रद्द करने की प्रक्रिया इसी कानून के अंतर्गत आती है, पासपोर्ट एक्ट 1967। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित टेक्सटाइल समिट 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का टेक्सटाइल निर्यात करना। 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का टेक्सटाइल निर्यात करना। नई दिल्ली में टेक्सटाइल समिट 2026 का आयोजन किया गया, नई दिल्ली में। इसमें भारत के वस्त्र एवं परिधान, टेक्सटाइल एवं एपरल उद्योग को वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। इस समिट का आयोजन कपड़ा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किया, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बेगूसराय है। इस वर्ष की समिट की थीम थी टेक्सटाइल फॉर ग्लोबल मार्केट। टेक्सटाइल फॉर ग्लोबल मार्केट इसकी थीम थी। इसका उद्देश्य भारतीय वस्त्र उद्योग को वैश्विक बाजारों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना है। सरकार ने इस वर्ष 2030 तक भारत का टेक्सटाइल निर्यात 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य दोहराया। सरकार ने इस अवसर पर 2030 तक भारत का टेक्सटाइल निर्यात 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य को दोहराया। टेक्सटाइल समिट जो 2026 हुआ, इसका उद्देश्य है ग्लोबल टेक्सटाइल हब के रूप में भारत को स्थापित करना। ग्लोबल टेक्सटाइल हब के रूप में भारतीय वस्त्र एवं परिधान उद्योग के निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करना, आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं टिकाऊ उत्पादन, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, MSME स्टार्टअप्स और पारंपरिक बुनकर वेवर्स को वैश्विक बाजार से जोड़ना इसका लक्ष्य है। भारत सरकार प्रधानमंत्री मित्र पार्क स्कीम के माध्यम से विश्व स्तरीय टेक्सटाइल पार्क भी विकसित कर रही है। प्रधानमंत्री मित्र पार्क स्कीम। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के माध्यम से तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पुनर्जीवित किया गया 400 साल पुराना ऐतिहासिक मुजियान कुलम तालाब कहाँ स्थित है? मुजियान कुलम 400 वर्ष पुराना। तो यह पुदुचेरी के पुरानकुपम में स्थित है। पुरानकुपम पुदुचेरी में स्थित है। पुदुचेरी के पुरानकुपम में स्थित लगभग 400 वर्ष पुराने ऐतिहासिक मुजियान कुलम तालाब का सफलतापूर्वक पुनरुद्धार किया गया, रेस्टोरेशन किया गया। इस ऐतिहासिक जलाशय का उद्घाटन केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। इसका निर्माण पल्लव वंश के शासनकाल में कराया गया था। पल्लव वंश के शासनकाल में दक्षिण भारत में पल्लव शासकों ने मंदिरों, जलाशय और सिंचाई संरचनाओं के निर्माण को विशेष महत्व दिया था। दक्षिण भारत में पल्लव शासकों ने। इसके पुनरुद्धार के महत्व की बात करें तो 5 करोड़ लीटर तक यह जल संचयन की क्षमता विकसित की गई है। जल संचयन क्षमता 5 करोड़ लीटर तक इस तालाब में। भू स्तर ग्राउंड वाटर लेवल में सुधार होगा इससे। वर्षा जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय किसान ग्रामीणों को सिंचाई में सहायता मिलेगी। पल्लव वंश की बात करें तो यह दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश हुआ करता था। पल्लव राजवंश यह 3वीं सदी से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक चला। 3वीं से 9वीं शताब्दी तक चला पल्लव वंश। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी, तमिलनाडु में पड़ती है। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम के प्रसिद्ध शैल मंदिर जो है वह भी पल्लव शासकों की देन है। महाबलीपुरम का जो शैल मंदिर है।
भारत सरकार अमृत सरोवर मिशन के माध्यम से देश भर में पारंपरिक जलाशयों के संरक्षण पर कार्य कर रहा है। अमृत सरोवर मिशन के माध्यम से। और जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान भी संचालित किया जा रहा है। जल शक्ति अभियान। हमारा अगला प्रश्न है, सीबीआई ने हाल ही में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के विरुद्ध कौन सा अभियान शुरू किया है सीबीआई ने? तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन चक्र 6। ऑपरेशन चक्र 6। सीबीआई ने देश भर में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है। इस अभियान के तहत 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई। 16 राज्यों में। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 2 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा हुआ और कई संदिग्धों से डिजिटल उपकरण, बैंकिंग रिकॉर्ड, मोबाइल फोन और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए। इस ऑपरेशन का उद्देश्य साइबर अपराधियों से उन संगठित गिरोहों को पकड़ना है जो लोगों को फर्जी पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी, ईडी अधिकारी, आरबीआई, ट्राई या न्यायालय के अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते हैं और गिरफ्तारी का डर दिखाकर उनसे पैसे ठग लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड क्या होता है? यह साइबर ठगी का नया तरीका है। इसमें ठग किसी व्यक्ति को फोन या वीडियो कॉल करके स्वयं को अधिकारी बताता है। वो ऐसा कहेगा कि आपके आधार कार्ड, बैंक खाते या मोबाइल नंबर का उपयोग किसी अपराध में हुआ है तो आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद पीड़ित को घंटों तक वीडियो कॉल पर रखा जाता है और बात न करने के लिए कहा जाता है और तथा जांच सत्यापन के नाम पर बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करवाए जाते हैं। सीबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुई। सीबीआई 1963 में बनी, मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके निदेशक परवीन सूद हैं। सीबीआई के निदेशक परवीन सूद हैं और इसका मूल मंत्र है इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी इंटेग्रिटी, अर्थात उद्योग निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा। उद्योग निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा। आप लोगों से प्रश्न बताइएगा, तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य क्या है? तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य क्या है? सीबीआई की बात करें तो यह कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, डीओपीटी। हमारा अगला प्रश्न है, आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसका सही उत्तर है पहला। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का आयोजन सुहेल, जर्मनी में हुआ। सुहेल, जर्मनी में किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत ने लगातार दूसरी बार शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल टैली में प्रथम स्थान प्राप्त किया जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप आईएसएसएफ में। भारतीय युवा निशानेबाजों ने कुल 25 पदक जीतकर विश्व स्तर पर भारत की शूटिंग प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने स्वर्ण पदक 7, रजत पदक 8 और कांस्य पदक 10 जीते। 7, 8 और 10, कुल 25 पदक। भारत के युवा निशानेबाज अभिनव शाह और संभवी क्षीरसागर ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में स्वर्ण पदक जीता। अभिनव शाह और संभवी क्षीरसागर का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से है। तो खिलाड़ियों ने 505 अंक हासिल किया और जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम किया अभिनव शाह और संभवी क्षीरसागर ने। आईएसएसएफ क्या है? यह अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, विश्व में शूटिंग खेलों की सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय संस्था आईएसएसएफ, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। यह ओलंपिक सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिताओं का संचालन एवं नियम निर्धारित करती है। आईएसएसएफ की बात करें तो इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई। आईएसएसएफ, इसका म्यूनिक, जर्मनी में हेडक्वार्टर है, म्यूनिक में। इसके अध्यक्ष लुजियाना रोसी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंबुबाची मेला 2026 का आयोजन भारत के किस प्रसिद्ध मंदिर में किया गया? तो इसका सही उत्तर है कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी, असम में किया गया अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेले की बात करें तो यह असम की राजधानी गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में 22 जून से 26 जून के बीच मनाया गया अंबुबाची मेला। यह भारत के सबसे बड़े शक्ति उपासना और तांत्रिक परंपरा से जुड़े धार्मिक मेलों में से एक है अंबुबाची मेला। यह मेला 4 दिनों तक चलता है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु, साधु संत, तांत्रिक तथा देश विदेश से पर्यटक इसमें भाग लेते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन दिनों मां कामाख्या देवी शक्ति वार्षिक रजस्वला मेंस्ट्रुएशन अवस्था में होती है और इसी कारण मंदिर के गर्भगृह को 3 दिनों के लिए बंद रखा जाता है। इसे अंबुबाची मेले के धार्मिक महत्व की बात करें तो यह शक्ति की उपासना और प्रकृति की सृजन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व इस विश्वास पर आधारित है कि धरती माता एवं देवी शक्ति इस अवधि में रजस्वला होती है, इसलिए कृषि और प्रकृति के पुनर्जीवन का यह प्रतीक माना जाता है। कृषि और प्रकृति के पुनर्जीवन का।
इस दौरान देश भर से अघोरी, नागा साधु, तांत्रिक और साधक विशेष साधना के लिए कामाख्या मंदिर पहुंचते हैं। यह कामाख्या मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है कामाख्या मंदिर। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता सती का योनि भाग इसी स्थान पर गिरा था, माता सती का, इसलिए यह शक्ति उपासना का अत्यंत पवित्र केंद्र माना जाता है। मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक योनि आकार की शिला की पूजा की जाती है और यहां से प्राकृतिक जलधारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। इस मंदिर में कामाख्या मंदिर गुवाहाटी। यह मंदिर विशेष रूप से तंत्र विद्या, तांत्रिक वर्कशिप के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है और यह मंदिर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह नीलांचल पर्वत पर स्थित है और यह पर्वत गुवाहाटी शहर के पश्चिमी भाग में है। ब्रह्मपुत्र नदी का सुंदर दृश्य यह प्रस्तुत करता है नीलांचल पर्वत। असम की बात करें, इसकी राजधानी दिसपुर है, जबकि सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। यहाँ प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है और राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा है, मानस है, अमेरी है, औरंग है। वीडियो के लास्ट में हम लोग असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को देखेंगे और उनके संबंध में जानकारी साझा करेंगे। असम के राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1974 ईस्वी में होती है। यह एक सींग वाले गैंडे, वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए फेमस है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। आप लोगों से प्रश्न बताइएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया? दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, 1990 में स्थापित हुआ। यह भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगला है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में हुई और यह व्हाइट विंग्ड वुड डक, बत्तख, व्हाइट विंग्ड वुड डक एवं रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। औरंग राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह 1999 में स्थापित हुआ। इसे मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान को मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। डिब्रू साइखोवा, अगला है डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान। यह नदी द्वीप है, नदी द्वीप, रिवरीन इकोसिस्टम है। यह जंगली घोड़ों एवं दुर्लभ पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। डिब्रू साइखोवा, 1999 में इसकी स्थापना हुई डिब्रू साइखोवा की। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में ही है। यह असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, जो 2021 ईस्वी में बना है और यह गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। गोल्डन लंगूर के लिए रायमोना राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। अगला है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान असम में है। इसे अमेजोन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। अमेजोन ऑफ द ईस्ट, ये याद कर लीजिएगा, अमेजोन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। आप लोगों से प्रश्न है, बताइएगा ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां स्थित है? ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।